नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आप सभी का अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अपन अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्त लाइव बने हुए हैं और इसके अंदर अपन जो चर्चा कर रहे हैं, अपन इस चैनल पर हैं दोस्तों, और इस चैनल का नाम है अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम। सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं। और अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम जो है, यहाँ पर रेगुलर लाइव डेली क्लासेस होते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट मैं देखता हूँ यहाँ पर। और डियर, अपन बात करते हैं इसके अंदर, तो मेरा नाम राहुल मीना है, मेंटर कोच फॉर आरपीएससी। 2 साल से मैं साइंस एंड टेक पढ़ा रहा हूँ। 10,000 से अधिक स्टूडेंटों को पढ़ा चुका हूँ अभी तक। ऑनलाइन के अंदर लाखों विद्यार्थियों को मैं पढ़ा चुका हूँ। आप लोग बिल्कुल मेरे साथ जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन, एक तो आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, एक आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, एक आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेगा, एक आपको कवरफुल सिलेबस मिलेगा। ये कब मिलते हैं दोस्तों? जब आपके पास अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन होता है तब। ये सारी फैसिलिटी आपको अनअकैडमी क्या करता है दोस्तों? प्रोवाइड करता है। अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम का जो यूट्यूब चैनल है, इस पर आपको रेगुलर क्लास लेनी है। प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के क्या क्या लाभ है, आपको मैं क्लियर कर दूं कि प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के क्या बेनिफिट्स हैं, उनके बारे में आपको बताना है। तो सभी एडुकेटर के द्वारा लाइव कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। एडुकेटर परीक्षा की पूरी तैयारी कराते हैं, कहीं भी कभी भी अनलिमिटेड लाइव क्लासेस आपको मिल जाएंगी। वीकली एमसीक्यू होती है, इसमें आप इतनी क्षमता को जा सकते हैं। सभी प्लस कोर्स में डाउट क्लियरिंग क्लासेज होती है। सब्जेक्ट को समझाने के लिए एडुकेटर बहुत अच्छे अच्छे तरीके जो हैं उनको अपनाते हैं। और आप यहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हो। प्रॉपर गाइडेंस जो है ये भी आपको मिलेगा। देखो, जीवन में सबसे ज्यादा जो जरूरी है बेटा, वो है गाइडेंस होना। अगर हमारे पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं होगा तो हम बिल्कुल अच्छा नहीं कर पाएंगे। इस बात को आप क्लियरली ध्यान रखना। तो प्रॉपर गाइडेंस होना आपके साथ बहुत ज्यादा जरूरी है। अगले बिंदु पर चलते हैं अपन। तो अपन बात करते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन की, कैसे लेना है। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है। यहाँ से डालना है, इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल के बाद में प्लस, स्टेट पीएससी और गेट सब्सक्रिप्शन, हमें क्या करना है दोस्तों? गेट सब्सक्रिप्शन करना है। जैसे हम गेट सब्सक्रिप्शन करेंगे तो 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का, 12 मंथ का, 24 मंथ का जो भी है आपके सामने शो हो जाएगा। एंटर रेफरल कोड, रेफरल कोड को यहाँ आपको लगाना है। और मेरा जो रेफरल कोड है दोस्तों, वो है रावल 10। मेरा रेफरल कोड क्या है दोस्तों? रावल 10 है। आपको इसको अप्लाई करना है और 12 महीने का 6300 का और 24 महीने का जो है वो 7560 रुपए का प्राप्त होगा। इस बात को आप ध्यान रख सकते हैं। हम जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जिस चैनल पर हम पढ़ रहे हैं, उसका नाम है अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम। आपको क्या करना है बेटा? मेरा रेफरल कोड है रावल 10। मेरा रेफरल कोड है क्या है दोस्तों? रावल 10 है। आपको उसे यूज करना है और 10% का क्या करना है दोस्तों? डिस्काउंट प्राप्त करना है। तो ये आपको क्या मिलेगा दोस्तों? डिस्काउंट मिलेगा ऑन योर नेक्स्ट अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन। आपको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन लेना है तो अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम का जो चैनल है, इसको आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन आपको दबाना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है, और पीडीएफ को क्या करना है दोस्तों? डाउनलोड करना है। इस बात को आप विशेषतः ध्यान में रखें। बात क्लियर हो गई कि पीडीएफ को आपको क्या करना है दोस्तों? डाउनलोड करना है। बात क्लियर हो गई यहाँ तक? चलो ठीक है। अब अपन चलते हैं अगले बिंदु पर। तो सीधी सी बात है, आज अपन कौन से एमसीक्यू करने वाले हैं? ये वाले रोग वाला जो चैप्टर है, उसके कुछ एमसीक्यूज आज अपन 1 बाय 1 देखेंगे। तो आप सभी विद्यार्थी मेरे साथ बिल्कुल तैयार रहें और अपन बहुत ही कुछ स्पेसिफिक चीजों पर चर्चा करने वाले हैं। ये आपको भी पता होना चाहिए कि अपन जो बात करेंगे वो एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर पर बात करेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो ध्यान से सुने। निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? आप मुझे बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मोडियम जो है वो परजीवी का वाहक है। तो परजीवी का वाहक कौन होता है? मच्छर। कौन होता है मेरे भाई? मच्छर। क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ए, कि मच्छर जो है, ये प्लाज्मोडियम मच्छर जो है, ये इसको ले जाने का कार्य करता है, मतलब इसको फैलाने का कार्य करता है। ठीक है, ये बात ध्यान रख लेना।
प्लाज्मोडियम जो है ये कौन से वर्ग से होता है दोस्तों? प्रोटोजोआ से होता है। प्लाज्मोडियम जो है ये कौन से वर्ग से है दोस्तों? प्रोटोजोआ से है। इस बात को आप ध्यान रख लेना। तो क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा होगा मेरे भाई? ए आंसर। बात क्लियर हो गई? अगला, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्यों में पहुंचता है। आपको ये बताना है कि जो डेंगू एक क्या है? बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्यों में पहुंचता है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप ये बताओ कि डेंगू जो है वो किसके कारण होता है? तो आप कहेंगे कि साहब डेंगू वायरस के कारण होता है। चलो ठीक है, बात खत्म हो गई। अच्छा, फैलता कैसे मनुष्यों में, किससे फैलता है? तो पहले तो इसमें वायरस वाला जो ऑप्शन है वो इन चारों में सिर्फ एक में ही है। कौन से में? ए में। तो आंसर तो वैसे सही कौन सा हो गया? ए। आंसर तो कौन सा हो गया मेरे भाई? ए हो गया। और फैलता किससे है? मादा एडीज मच्छर द्वारा। किससे फैलता है दोस्तों? मादा एडीज मच्छर के द्वारा फैलता है। मतलब इस क्वेश्चन का डायरेक्ट जो आंसर है वो कौन सा है मेरे भाई? ए। क्वेश्चन का जो सीधा सीधा आंसर है वो कौन सा है मेरे भाई? ए है। और इसके अलावा इसका कोई आंसर नहीं है, क्योंकि एडिज मच्छर जो है इसको फैलाने का कार्य करता है। वायरस को एडिज जो मच्छर है ये क्या करता है दोस्तों? फैलाने का कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है मेरे भाई वो आंसर कौन सा है? ए है। बात क्लियर हो गई? अच्छा, चलो अगले क्वेश्चन पर। बड़े ध्यान से देखो, आपको क्या करना है दोस्तों? इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। प्लीज आप जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, इससे एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है पटवारी की में, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है मेरे भाई? अब सुनो, किस तत्व की कमी से घेंगा रोग हो जाता है? तो हमें पता है किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है। नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयोडीन और फास्फोरस। आप मुझे बताइए कि किस तत्व की जब कमी आती है जिसके कारण कौन सा रोग होता है दोस्तों? घेंगा रोग हो जाता है। तो आप मुझे उस तत्व का नाम बताइए कि किस तत्व की कमी से घेंगा रोग हो रहा है। तो नंबर 1 नाइट्रोजन, नंबर 2 कैल्शियम, नंबर 3 आयोडीन और नंबर 4 फास्फोरस। इन चारों में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि घेंगा रोग किससे होता है। तो आपको सीधा सीधा आंसर जाएगा मेरे भाई आयोडीन। क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा मेरे भाई वो जाएगा कौन सा? आयोडीन। कि आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। घेंगा या इसको बोलते हैं मेरे भाई गलगंड रोग। घेंगा रोग या फिर इसको बोलते हैं क्या मेरे भाई? गलगंड रोग। इस नाम से इसको जाना जाता है कि घेंगा रोग या गलगंड रोग एक ही बात है। और बेटा ध्यान रखना, जो व्यक्ति समुद्र के किनारे रहते हैं, किसके किनारे? समुद्र के किनारे रहते हैं, उन लोगों में गलगंड या घेंगा रोग नहीं होता है, क्योंकि समुद्र के अंदर एक शैवाल पाई जाती है। उस शैवाल का नाम है लेमिनेरिया। उस शैवाल का नाम है लेमिनेरिया। ये लेमिनेरिया नामक जो शैवाल है दोस्तों, ये समुद्र के अंदर पाई जाती है। इस बात को ध्यान रख लेना। और ये ब्राउन कलर की शैवाल होती है, जिसके कारण लोगों में कौन सा रोग नहीं होता? गलगंड या घेंगा रोग नहीं होता। पहाड़ी क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं दोस्तों, उनमें ये रोग ज्यादा होता है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में कैल्शियम जो भी वो होते हैं न्यूट्रिएंट वगैरह, वो सारे फ्लो के साथ चले जाते हैं और ये रोग वहां के लोगों में ज्यादा होता है। देन अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर अपन चर्चा करते हैं। डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? आप मुझे बताओ। ये एक अलग से मॉडल पेपर बनाया गया है पटवारी के लिए। इसमें कुछ डिजीज के क्वेश्चन है, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि डीपीटी जो टीका है, जो वैक्सीन, आप मुझे बताओ वैक्सीन और इंजेक्शन में क्या डिफरेंट है? डियर, वैक्सीन और इंजेक्शन जो है इन दोनों में एक मेजर डिफरेंट है। वैक्सीन जो होती है एक लंबे समय तक कार्य करती है, मतलब उसका प्रभाव दीर्घकालीन होता है, जबकि इंजेक्शन जो होता है उसका प्रभाव लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म होता है। और वैक्सीन का प्रभाव दोस्तों लॉन्ग टर्म होता है। इसके अंदर नंबर 1 है डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। इस क्वेश्चन का आंसर है मेरे भाई ए, कि डिप्थीरिया, काली खांसी और जो टिटनेस है, ये ए आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। कि डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस, इस क्वेश्चन का मेरे भाई आंसर क्या है मेरे भाई? ए है। बात क्लियर हो गई? क्योंकि इन रोग में ही ये डीपीटी वैक्सीन का ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन बोलते हैं इसको। इसको नाम दिया जाता है डियर ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन। इसका प्रयोग इसमें किया जाता है। चलो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। आपके सामने नाम है ब्लू बेबी
नामक प्रदूषणकारी बीमारी पीने वाले जल में निम्न में से किसके अधिक विद्यमान होने के कारण होती है? आप मुझे बताओ, ये जो ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी है वो किस के कारण होती है, कौन से तत्व विद्यमान होने के कारण होती है? आप मुझे इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। ठीक है, नंबर 1 फ्लोराइड के कारण, नंबर 2 क्लोराइड के कारण, नंबर 3 नाइट्रेट के कारण, नंबर 4 आर्सेनिक के कारण। कि ब्लू बेबी नामक सिंड्रोम एक बीमारी है जो किसके कारण होती है, मतलब किस प्रदूषणकारी तत्व के कारण होती है? तो आप मुझे बताओ। तो इसके लिए आपको बताना है फ्लोराइड के कारण। देखो, अगर फ्लोराइड आंसर होता तो यहाँ पर आंसर आता फ्लोरोसिस। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि साहब फ्लोरोसिस होगा, नहीं बेटा, फ्लोरोसिस तो फ्लोराइड के कारण होता है। फ्लोराइड अलग ही बीमारी होगी, आर्सेनिक अलग ही होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा नाइट्रेट। ये नाइट्रेट के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, जो कि एक तो बिहार और यूपी के अंदर बहुत ज्यादा पाया जाता है। ध्यान रखना, ये यूपी बिहार के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। कौन सा? ब्लू बेबी जो है ये यूपी बिहार के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखें, ठीक है। और ये वहां के बच्चों में होने वाली एक जबरदस्त बीमारी है, तो इसका भी आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना। तो नाइट्रेट जो होता है, नाइट्रेट के कारण तो बिहार और यूपी के अंदर ये ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। इस क्वेश्चन का आंसर है डियर सी। फ्लोरोसिस जो है, मैं आपको क्लियर कर दूं, फ्लोरोसिस जो है ये राजस्थान के अंदर होने वाली बीमारी है, और जयपुर के अंदर ये सबसे ज्यादा, या अजमेर और नागौर के बीच में एक फ्लोराइड की पट्टी है जिसे कुबड़ पट्टी के नाम से बोलते हैं। एक पूरी की पूरी फ्लोरोसिस के कारण वहां के लोगों में पीछे बैक में कुबड़ आ जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। आप इस चीज को समझे, ल्यूकेमिया का मतलब क्या हो गया? ब्लड कैंसर। ल्यूकेमिया के कारण क्या हो गया दोस्तों? ब्लड कैंसर कहते हैं इसको, ल्यूकेमिया को नाम देते हैं दोस्तों ब्लड कैंसर। कि ब्लड कैंसर जो है क्या है? एक प्रकार का ल्यूकेमिया है जिसका मतलब ब्लड कैंसर को पूर्णतः एक नाम दे दिया गया है, क्या? ल्यूकेमिया। अच्छा, इसमें किसकी संख्या में बढ़ोतरी होती है? ब्लड कैंसर में किसकी संख्या में बढ़ोतरी होती है बताओ? तो ध्यान रखना, इसमें क्या होता है कि जो WBC है, ये जो WBC है, ध्यान रखना, ब्लड कैंसर में जो WBC है, इस WBC की मात्रा क्या हो जाती है दोस्तों? अधिक हो जाती है। WBC की मात्रा क्या हो जाती है दोस्तों? अधिक हो जाती है। और अधिक होने के साथ साथ ये जो WBC है, ये हमारे कहाँ आ जाती है? ऊतक के अंदर आ जाती है। और ऊतक के अंदर आकर ये क्या बना देती है? फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और इस स्थिति को ही हम क्या कहते हैं? BC मतलब ब्लड कैंसर, या इसको नाम देते हैं ल्यूकेमिया। तो आपको इसमें ढूंढना है कि WBC कौन सी है, और WBC को नाम दिया जाता है श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या, या ब्लड व्हाइट सेल्स, अस्थि कोशिका प्लेटलेट्स की संख्या में, RBC की संख्या में, या श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा फोर्थ, मतलब क्वेश्चन का जो आंसर होगा मेरे भाई वो होगा डी। कि WBC की संख्या में क्या होती है दोस्तों? वृद्धि होती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा होगा मेरे भाई? डी होगा। बात ऑल क्लियर है? चलो अब आगे इसी कड़ी में आगे की ओर बढ़ते हैं। चलो तो भाई, नंबर 1 पॉइंट, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है जो उत्पन्न होता है। आप मुझे बताओ कि हीमोफीलिया एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है। हीमोफीलिया क्या है? एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है जो उत्पन्न होता है। देखो, हीमोफीलिया जो रोग है इसे एक नाम दिया गया है शाही रोग। आप लोग आंसर बताइए क्या होगा क्वेश्चन का? इसका नाम दिया गया है दोस्तों शाही रोग। क्या नाम है इसका? शाही रोग है। अच्छा, सबसे पहले ये किस में खोजा गया? ब्रिटेन की एक महारानी थी, उसके अंदर खोजा गया। ब्रिटेन की महारानी में, किसके अंदर खोजा गया मेरे भाई? ब्रिटेन की महारानी में पाया गया, इसलिए इसका नाम क्या है दोस्तों? शाही रोग कहते हैं। अच्छा, दूसरी बात इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को यदि क्या लग जाए,
चोट लग जाए, व्यक्ति को क्या लग जाए मेरे भाई, चोट लग जाए, तो आप मुझे बताओ यदि व्यक्ति को चोट लग गई तो उस व्यक्ति का जो रक्त का जो थक्का है, रक्त का क्या है दोस्तों, थक्का, ये ब्लड का जो क्लॉट है वो नहीं जमता, फिर ब्लड का क्लॉट नहीं जमता, फिर रक्त लगातार बहता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ये डी ऑप्शन होगा, रक्त का स्पंदन नहीं होना। मतलब हीमोफीलिया रोग में ब्लड का जो क्लॉट है वो नहीं बनता है और लगातार जो ब्लड है वो अनियंत्रित तरीके से दोस्तों क्या होता रहता है, प्रभावित होता रहता है, लगातार ब्लड अनियंत्रित तरीके से प्रभावित होता है, इस बात को आप क्लियरली ध्यान में रख लेना। बात क्लियर हो गई मेरे भाई। चलो अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है। तो हम ढूंढते हैं, वर्णांधता, ये तो सब आनुवंशिक रोग है, हीमोफीलिया ये भी है, रंजकहीनता को वर्णांधता कहते हैं ये भी है। अब साहब एक रोग बचा रतौंधी, आपको इन चारों में से बेटा डिसीजन देना है कि कौन सा है जो आनुवंशिक रोग नहीं है। इन चारों में से कौन सा है जो आनुवंशिक रोग नहीं है, तो बताइए कौन सा है। नंबर 1 रतौंधी, नंबर 1 रंजकहीनता, नंबर 3 हीमोफीलिया, नंबर 4 वर्णांधता। तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा मेरे भाई ए। ए इसलिए होगा, ध्यान से समझना, ए होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर मेरे भाई, ए होगा। ए कैसे होगा उस चीज को आप समझे, भाई कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है, तो अगर आपसे पूछे कि कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है तो वो नहीं है रतौंधी, क्योंकि रतौंधी जो रोग है ये किसके कारण होता है मेरे भाई, विटामिन ए के कारण होता है। किसके कारण होता है मेरे भाई, विटामिन ए के कारण होता है, इस बात को आप क्लियरली ध्यान रखें कि रतौंधी जो रोग है वो किसके कारण होता है मेरे भाई, विटामिन ए के कारण होता है, इस बात को आप डायरेक्टली ध्यान में रखें, विटामिन ए की कमी के कारण। अब विटामिन ए सबसे ज्यादा किसके अंदर पाया जाता है, ये चीज ध्यान रखो, विटामिन ए सबसे ज्यादा पाया जाता है दोस्तों गाजर के अंदर। अच्छा, ये ज्यादा फैल रहा था रतौंधी रोग, तो इसके लिए एक कृत्रिम रूप से एक और बनाया गया, वो है सुनहरा चावल, मतलब गोल्डन राइस। ये जो गोल्डन राइस है डियर, ये भी किस रोग के उपचार के लिए बनाया गया है, रतौंधी रोग के उपचार के लिए ही बनाया गया है, इस बात को भी आप क्लियरली ध्यान रखें कि कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है, तो रतौंधी जो है वो आनुवंशिक रोग नहीं है, पर इसके लिए गोल्डन राइस का क्या किया गया, निर्माण किया गया, मतलब विटामिन ए। बात ऑल क्लियर है। चलो अगले बिंदु पर चलते हैं। रक्त का थक्का बनने में निम्नलिखित में से किस विटामिन की भूमिका होती है, आप मुझे बताओ कि ब्लड का क्लॉट बनाने में निम्नलिखित में से किस विटामिन की भूमिका होती है। ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी ब्लड के क्लॉट बनाने में अच्छी भूमिका होती है, मतलब जिसका रेस्पॉन्स अच्छा होता है, वो कौन सी होती है बताइए। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। आप मुझे बताओ कि रक्त का थक्का बनाने में किसकी भूमिका सही बराबर प्रॉपर मात्रा में होती है, तो आपके सामने एक आंसर आएगा, वो होगा मेरे भाई विटामिन के। ध्यान रखना, विटामिन के जो है ये बिल्कुल इसका राइट आंसर है, ये इसका क्या है मेरे भाई, राइट आंसर है। और दूसरी बात, विटामिन के मतलब, और इसकी दूसरी बात ये है कि विटामिन के जो है मेरे भाई ये पाया जाता है पालक, मेथी, धनिया। विटामिन के किसमें पाया जाता है दोस्तों, पालक, मेथी, धनिया। इनके अंदर कौन सा विटामिन पाया जाता है दोस्तों, के पाया जाता है। पालक के अंदर, मेथी के अंदर, धनिया के अंदर विटामिन के पाया जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि पत्तेदार जो सब्जियां हैं या लीफ वाली जो है, जो हरी सब्जी है, उनको खाना चाहिए, ब्लड के अंदर क्लॉट बनाने में कार्य करती है, वो थोड़ा ठीक रहता है। और गाँव में तो ये भी धारणा है कि साफ ब्लड बढ़ता है, ऐसा तो नहीं है, बट हाँ ठीक है। विटामिन के गाजर में पाया जाता है, रतौंधी रोग होगा। विटामिन डी के कारण रिकेट्स रोग होगा, ई के कारण नपुंसकता आएगी। तो ये सबके अलग अलग फंक्शन है ना भाई। अगला, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है जो उत्पन्न करता है, अभी हमने बताया ब्लड का क्लॉट नहीं होना, ब्लड का क्लॉट नहीं होता है। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, डबल क्वेश्चन आ गए। अब बताओ
एड्स का कारण एचआईवी वायरस है। सामान्यतः एचआईवी का संक्रमण पारंगमन किसके माध्यम से होता है? आप मुझे बताओ, एड्स का कारण ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस है। एड्स किसके कारण होता है? एचआईवी के कारण होता है। ये बात हम सब लोग जानते हैं कि एड्स जो होता है वो किसके कारण होता है? एचआईवी के कारण। एचआईवी संक्रमण का पारंगमन किसके माध्यम से होता है? ये देख लो, संदूषित भोजन व जल ग्रहण करने से, संदूषित रक्त और रक्त उत्पादों के संचरण से, प्रदूषित हवा में सांस लेने से, या संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने से। आप मुझे बताइए, इन चारों में से आपको इन बताना है कि इन चारों में से किसके पारगमन के माध्यम से होता है? बताओ किसके उससे होता है? तो हमने देखा कि संदूषित भोजन से तो नहीं फैलता है। भोजन से फैलता तो सब लोगों में हो जाता। संक्रमित रक्त और रक्त के उत्पाद संचरण से, क्योंकि मेरे भाई ये जो एचआईवी का जो वायरस है ये संचरण करता है तरल पदार्थ के माध्यम से। ये जो तरल पदार्थ होते हैं जैसे रक्त होता है, लार जो होता है, या फिर वीर्य जो होता है, समझ लो, इनके जरिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है। मतलब इसका जो फैलाने का जो कारक है, जो इसे फैलाता है, वो क्या है मेरे भाई? तरल पदार्थ। जो तरल पदार्थ है ना वही इसको फैला सकते हैं, अदरवाइज ये बिल्कुल भी नहीं फैलेगा। इस बात को आप क्लियरली ध्यान में रखना। तरल पदार्थ है वो इसको फैलाएंगे, बाकी इनके अलावा कोई भी इसको नहीं फैला सकता। अच्छा, संदूषित रक्त और रक्त के उत्पादों के संचरण से, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर है मेरे भाई बी। कौन सा आंसर है मेरे भाई? बी है। इस बात को आप ध्यान रख लें। प्रदूषित हवा में सांस लेने से बिल्कुल नहीं फैलता, संक्रमित व्यक्ति से नहीं फैलेगा। मतलब इसका आप ये ध्यान रखो कि तरल पदार्थों के माध्यम से फैलेगा, तो ये तो रक्त से फैलेगा या वीर्य से फैलेगा, ऐसी चीजों से फैलेगा। ठीक है मेरे भाई, अगला पॉइंट, ट्यूबरक्लोसिस संक्रमण होता है। आप मुझे बताओ कि जो ट्यूबरक्लोसिस है इसका संक्रमण किससे होता है? माइक्रोबैक्टीरियम एवोनिन द्वारा, स्टेफाइलोकोकस, या किससे होता है? आप मुझे बताइए कि ट्यूबर ट्यूबर ट्यूबरक्लोसिस का संक्रमण किससे होता है? जी सर। हेलो। ठीक 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 है, ठीक 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 है, ठीक 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 ठीक। हाँ भाई, तो ट्यूबरक्लोसिस जो संक्रमण होता है ये अनएकेडमी से कॉल था, तो अनएकेडमी वाले कॉल करते रहते ना। ट्यूबरक्लोसिस का संक्रमण होता है स्टेफाइलोकोकस द्वारा, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस द्वारा, या स्ट्रेप्टोकोकस द्वारा। तो आपने देखा होगा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है इसके द्वारा, मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा है मेरे भाई? सी है। कि टीबी जो रोग है ये ट्यूबरक्लोसिस के संक्रमण से होता है। ये रोग कौन सा है मेरे भाई? टीबी है। कौन सा है मेरे भाई? टीबी जो है ये ट्यूबरक्लोसिस से होता है। और इस क्वेश्चन का आंसर जो है मेरे भाई वो क्या है मेरे भाई? सी आंसर है, वो बिल्कुल करेक्ट है। और सबसे ज्यादा भारत के अंदर जो मौतें होती हैं वो किसके कारण होती है मेरे भाई? टीबी के कारण होती है। कि सबसे ज्यादा जो मौत होती है वो किसके कारण होती है मेरे भाई? टीबी के कारण होती है। इस बात को आप क्लियरली ध्यान में रखें। तो क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा सी। कि टीबी जो है इसे विश्व की आपदा बोला जाता है। कि पूरे विश्व की जो आपदा है वो कौन सा रोग है मेरे भाई? टीबी जो रोग है ये पूरे विश्व की क्या है मेरे भाई? आपदा की तरह है। तो सारे लोग, 27 लाख लोग हर साल के इस रोग से मरते हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि इतना बड़ा आंकड़ा जो है ये टीबी के कारण मरने वाले लोगों का आंकड़ा है। अगले पॉइंट पर अपन चलते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, या बिल्कुल जो सही मैच नहीं है? एक तरफ प्रदूषक है, एक तरफ होने वाली बीमारी। पारा से मिनीमाटा होती है, कैडमियम से टाइटाई, नाइट्रेट से ब्लू बेबी, और फ्लोराइड से अपच। फ्लोराइड से अपच नहीं होता मेरे भाई, फ्लोराइड से होता है फ्लोरोसिस।
इसका जो असुमेलित है, सुमेलित नहीं है, वो कौन सा है मेरे भाई? असुमेलित है, वो है डी। फ्लोराइड जो है वो बिल्कुल असुमेलित नहीं है, मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा मेरे भाई? फ्लोरोसिस। डी आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा कि फ्लोराइड किससे मैच करेगा मेरे भाई? फ्लोरोसिस से। तो क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है मेरे भाई? डी है। अगला पॉइंट, निम्नलिखित कारणों पर ध्यान दीजिए तथा एड्स का संचरण होता है। आप मुझे बताओ इन कारणों में से किसके द्वारा एड्स का क्या होता है दोस्तों? संचरण होता है। कौन सा है जिसके द्वारा एड्स फैलता है? तो नंबर 1 लैंगिक संभोग से, नंबर 2 रक्ताधान से, मच्छर और अन्य रक्त चूसक कीटों से, प्लेसेंटा के संपर्क से। आपको मुझे इन चारों में से सिर्फ इतनी सी बात बतानी है कि किसके द्वारा एड्स का संचरण होता है। तो हमें पता है एक्स सुरक्षित यौन संबंध, मतलब ए आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। लैंगिक संभोग से तो फैलेगा ही, ये तो हम बचपन से पढ़ते हैं कि एड्स भाई सेक्स से फैलता है, जो भी है। असुरक्षित यौन संबंध वो एक अलग चीज है कि हम निरोध वगैरह का उपयोग नहीं करते, तो असुरक्षित माना जाता है। नंबर 2 रक्त के दान से, बिल्कुल साहब ये बात भी सही है, 2 पॉइंट सही है, चलो ठीक है। मच्छर एवं रक्त चूसक कीटों से नहीं, मच्छर से एड्स थोड़ी फैलता है। अगर मच्छर से एड्स फैलता तो सारे लोगों को हो जाता, तो मच्छर से एड्स तो बिल्कुल भी नहीं फैलता है, इस बात को आप ध्यान रखें, मच्छर से एड्स नहीं फैलता। नेक्स्ट, प्लेसेंटा के संपर्क से। हाँ, प्लेसेंटा के संपर्क से फैलता है, क्योंकि जो बच्चे का बर्थ होता है तो जिन बच्चों का जन्म ही होता है उन बच्चों को भी एड्स हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो प्लेसेंटा जो है ये भी इसका आंसर है। तो 1 2 का 4, 1 2 और 4, ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है। मच्छरों के काटने से एड्स फैलता, तो आप मुझे बताओ सब लोगों को एड्स हो जाता, मलेरिया की तरह एड्स हो जाता फिर तो, है ना? तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं तो डेंगू फैल रहा है ऐसे हो जाता, तो फिर एड्स तो रुकता ही, फिर तो रुकता ही नहीं एड्स, है ना? तो 1 2 का 4, इसका मतलब क्वेश्चन का जो आंसर है वो है मेरे भाई बी। बी जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है, 1 2 का 4। ये 1 2 का जो 4 है इसके अंदर एड्स जो है, एचआईवी का जो संकरण इस तरीके से होता है। एलिसा परीक्षण किया जाता है, आप मुझे बताओ ये जो एलिसा का जो परीक्षण है वो कैसे किया जाता है, मतलब या एलिसा टेस्ट किया जाता है या एलिसा परीक्षण किया जाता है, किस रोग में एलिसा नामक टेस्ट किया जाता है? एड्स पहचानने के लिए, क्षय रोग की पहचानने के लिए, मधुमेह की पहचान के लिए, या टाइफाइड की पहचान के लिए? आप मुझे बताओ एड्स जो टेस्ट है इसका परीक्षण किया जाता है, एड्स का परीक्षण किस, एलिसा का जो टेस्ट है वो किस रोग में किया जाता है? तो हम सब लोग जानते हैं कि एड्स की पहचान के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है, जबकि टाइफाइड के लिए, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो टाइफाइड के लिए किया जाता है विडाल टेस्ट। कौन सा टेस्ट किया जाता है मेरे भाई? विडाल नामक जो टेस्ट है ये कौन से रोग में किया जाता है? टाइफाइड रोग में कौन सा टेस्ट किया जाता है मेरे भाई? विडाल जो है वो टाइफाइड रोग में किया जाता है। और टाइफाइड जो है ये किससे होने वाली बीमारी है? जीवाणु से, बैक्टीरिया से होता है मेरे भाई। और एड्स किससे होता है? वायरस से। ट्यूबरक्लोसिस, डायबिटीज, तो आप जानते हो कि डायबिटीज के लिए तो फिर रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? इंसुलिन जो होता है डायबिटीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अच्छा, एड्स के लिए और भी टेस्ट किए जाते हैं, जैसे वर्तमान में एक टेक्नोलॉजी है पीसीआर टेक्नोलॉजी। पीसीआर मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिसका प्रयोग हम एड्स की पहचान के लिए करते हैं, जो बिल्कुल नई न्यू टेक्नोलॉजी है। पीसीआर जो टेक्नोलॉजी है ये बिल्कुल एक नई टेक्नोलॉजी है दोस्तों, तो इसका प्रयोग हमने एड्स की पहचान के लिए किया है। बात क्लियर होगी? तो क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछा जाए तो ए होगा एड्स की पहचान। अगला क्वेश्चन, खसरा की बीमारी होती है, खसरा किससे होने वाली बीमारी है? जीवाणु से। अगला क्वेश्चन, कौन सा रोग कवक जनित है? आपको बताना है जो कवक से होने वाला रोग है, जो फंजाई के कारण होने वाला रोग है, वो कौन सा रोग है? आप मुझे बताइए कि कौन सा रोग कवक से होने वाला रोग है? प्रत्युंजता, वर्णांधता, एड्स या गंजापन? हमारे गंजापन जो होता है ये कवक के कारण, फंजाई के कारण होने वाली बीमारी है, इस बात को आप ध्यान रखना। और ये जो गंजापन जो आता है ये डर्टीपन के कारण आता है, मतलब गंदगी के कारण ही ये होता है। तो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा मेरे भाई डी, कि गंजापन जो है ये गंदगी के कारण होता है और ये कवक के कारण होने वाली बीमारी है।
ये कवक से होने वाला रोग होता है कौन दोस्तों? गंजापन। दैट्स राइट। अगला क्वेश्चन, आपको पता है एड्स जो है ये तो वायरस के कारण होगा, वर्णांधता जो है वो जेनेटिकल डिसऑर्डर है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि कौन सा क्वेश्चन का क्या आंसर आप दे रहे हो। अगला क्वेश्चन भाई, टाइफाइड और कॉलेरा विशिष्ट उदाहरण है। कॉलेरा का मतलब हो गया हैजा की वो बात कर रहे हैं, हैजा होता है विब्रियो कॉलेरी। आप मुझे बताओ टाइफाइड और कॉलेरा किसके स्पेसिफिक एग्जाम्पल है, किनके द्वारा होते हैं, मतलब इसके स्पेसिफिक एग्जाम्पल क्या है? तो नंबर एक, संक्रामक रोगों के, वायुजन रोगों के, जलजन रोगों के, या उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको इन चारों में से बताना है कि कौन सा टाइफाइड या हैजा का उदाहरण है। इन चारों में से कौन सा है जो टाइफाइड या हैजा का उदाहरण है? तो सीधा सीधा बात है कि ये जल से होने वाले रोग है, मतलब प्रदूषित जल व प्रदूषित भोजन, मतलब जल हो चाहे मेरे भाई भोजन हो, पर होगा कैसा, वो प्रदूषित ही होगा। जल हो या भोजन हो वो कैसा होगा मेरे भाई? प्रदूषित होगा। उन्हीं रोगों में जल एवं अन्य रोगों के लिए है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सी होगा कि टाइफाइड जैसे रोग जो होते हैं इसी के कारण होते हैं। और आपको मैं बता दूं, टाइफाइड का जो जीवाणु है साल्मोनेला टाइफी, वो हमारी पेट के अंदर जाता है, हमारी आहार नाल के अंदर जाता है। आहार नाल के अंदर जाकर स्मॉल इंटेंस्टाइन जो है उसके अंदर जाकर वो बैठ जाता है, और बैठ के आराम से वो बैठा रहता है और वो कुछ नहीं करता, और धीरे धीरे अपनी संख्या में वृद्धि करता है और आंत के अंदर घाव उत्पन्न कर देता है। और घाव के कारण अगर घाव ज्यादा हो जाते हैं तो व्यक्ति की क्या हो जाती है? डेथ भी हो जाती है। घाव अगर बढ़ जाते हैं तो व्यक्ति की क्या हो जाती है दोस्तों? डेथ भी हो जाती है, मतलब व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु है जो है वो सुनिश्चित हो जाती है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चलो अगले पॉइंट पर अपन चलते हैं। H1N1 विषाणु प्राय समाचारों में निम्नलिखित में से एक बीमारी के संदर्भ में उल्लेख किया गया। आप मुझे बताइए H1N1 वायरस का जो प्राय समाचारों में उल्लेख है वो किसके संदर्भ में है? एड्स के संदर्भ में, बर्ड फ्लू के संदर्भ में, डेंगू के संदर्भ में, या स्वाइन फ्लू के संदर्भ में? अब देखो साहब, एड्स तो वायरस, देखो ये तो है वायरस तो चारों ही है, लेकिन एड्स का वायरस तो हम देखो सब कॉमन लोग जानते हैं कि एड्स का वायरस कौन सा होता है मेरे भाई? HIV होता है। ये बात तो हम सारे लोग जानते हैं, पूरी दुनिया में हम इस बात को जानते हैं कि एड्स का वायरस कौन सा होता है दोस्तों? HIV होता है। बर्ड फ्लू की जब हम बात करेंगे दोस्तों, तो बर्ड फ्लू के अंदर कौन सा आता है? H5N1। बर्ड फ्लू के अंदर कौन सा आता है दोस्तों? H5N1। डेंगू जो है ये अपने अलग ही वायरस, आर्बो वायरस। स्वाइन फ्लू जो है इसके अंदर आता है दोस्तों H1N1, इसके अंदर आता है H1N1। तो क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा मेरे भाई? डी होगा। क्वेश्चन का आंसर डी होगा। स्वाइन फ्लू जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बेटा स्वाइन फ्लू को हम, आपको पता है आंखें लाल हो जाती हैं, इनके अंदर स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू, देखो बर्ड फ्लू जो है वो पक्षियों से फैलता है, स्वाइन फ्लू जो है सुअर से फैलने वाला रोग है। अब मेरी बात को यहाँ समझने की कोशिश करना, जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ बेटा उस चीज को आप बहुत अच्छे तरीके से समझना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटा कि स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू जो रोग है इन दोनों के ट्रीटमेंट में एक टेबलेट दी जाती है, उस टेबलेट का नाम है टेमी फ्लू। उस टेबलेट का नाम है दोस्तों टेमीफ्लू, कि मतलब उस टेबलेट को हम क्या कहते हैं दोस्तों? टेमीफ्लू के नाम से भी जानते हैं। इस बात को आप क्लियरली ध्यान में रख लेना कि उस टेबलेट को हम क्या कहते हैं दोस्तों? टेमीफ्लू के नाम से भी जाना जाता है। बात क्लियर हो गई मेरे भाई? चलो ये पॉइंट क्लियर होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन कौन से मधुमेह से संबंधित का एक सामान्य रोग है? आपको इनमें से समझाना है कि मधुमेह के मामले में कौन सा कोड सही है। अब फटाफट मुझसे इसका आंसर दीजिए भाई, जल्दी जल्दी सभी लोग इसका आंसर दे दीजिए कि इसके संदर्भ में कौन सा क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी सही है। आप सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए कि आपने जो पॉइंट कहा वो इसके लिए कितना हद तक सही है, बस इतनी सी बात, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, आप मुझे फटाफट से बताइए कि इसके संदर्भ में कौन सा पॉइंट बिल्कुल सही है, जल्दी जल्दी। रक्त में शर्करा का उच्च स्तर, अच्छा साहब, रक्त में शर्करा का निम्न स्तर,
अच्छा, ये तो हम जानते हैं कि इंसुलिन होने का कारण जब है तो ब्लड में क्या बढ़ेगी, ग्लूकोज बढ़ेगी। ये तो कंफर्म है कि ब्लड के अंदर क्या बढ़ता है दोस्तों, ग्लूकोज बढ़ता है। इस बात को आप ध्यान रखें कि ब्लड के अंदर क्या बढ़ रहा है, ग्लूकोज बढ़ रहा है। मतलब क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा होगा मेरे भाई, ये होगा दूसरा। इसका मतलब ये दूसरा वाला गलत है। अब सुन लो, रक्त में इंसुलिन की निम्न मात्रा, रक्त में इंसुलिन की अधिक मात्रा। अब हमें ये भी पता है कि इंसुलिन जो है ये क्या काम करता है, ब्लड में ग्लूकोज की जो मात्रा है उसको क्या करता है, कम करता है। इंसुलिन जो है ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है दोस्तों, कम करता है। इसका मतलब इंसुलिन की मात्रा क्या हो गई, निम्न हो गई। अब हमने देखा कि इसके अंदर 1 नंबर और 3 नंबर के दो जो पॉइंट है वो सही है। तो कूट हमें सही चुनना है, गलत चुनना है, सही वाला चुनना है। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जैसे ही सही उत्तर आया, 1 और 1 3, इसका मतलब 1 और 3 वाला कोटेशन सही है, तो पहले वाला 2 और 4 गलत हो गया, 1 और 2 दोनों फिर गलत हो गया, 2 और 3 होगा नहीं। तो आंसर कौन सा होगा मेरे डियर, वो होगा डी। अब बेटा काफी बार आपने पढ़ा होगा कि इंसुलिन दो प्रकार की होती है, मधुमेह। तो एक होती है डायबिटीज मेलिटस और एक होती है डायबिटीज इंसिपिडिस। तो बेटा मैं जिसकी बात कर रहा हूं ये है दोस्तों मेलिटस। अपन ने जिसकी बात की ना ये है दोस्तों मेलिटस। इंसिपिडिस का मतलब होता है व्यक्ति को बार बार पेशाब आना या व्यक्ति को जबरदस्त। अभी तो क्या होगा, इसमें तो क्या है, शुगर की मात्रा बढ़ गई, समझ लो, तो ये हो गया। बाकी उसके अंदर अलग केस होता है, वो एडीएच हार्मोन के प्रभाव के कारण वो इस तरह की होती है। चलो अगला पॉइंट चलते हैं दोस्तों। सिल्कोसिस एक है, सिल्कोसिस एक बीमारी है जो किससे संबंधित होती है, फेफड़ों से संबंधित होती है। क्वेश्चन का आंसर डी है। अगला क्वेश्चन, उन देशों में जहां के लोगों का मुख्य पकवान या मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, वो लोग किस रोग से पीड़ित होते हैं। आप मुझे बताओ, मैं उन देशों की बात कर रहा हूं जहां लोगों का भोजन ही मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल होता है, वो लोग किससे पीड़ित होते हैं। आप मुझे जनरली बताइए कि वो लोग जो हैं वो किससे पीड़ित होते हैं, क्या उनके अंदर पीड़ित होते हैं, उनके बारे में आप मुझे बताओ। किस रोग से होते हैं, पेलाग्रा से, बेरी से, स्कर्वी से या ऑस्टियोमलेशिया से, कौन से रोग से ग्रसित होते हैं। तो मेरे भाई वो रोग होते हैं बेरी से ग्रसित। और बेरी जो है ये विटामिन बी के कारण होता है। इस क्वेश्चन का आपको ध्यान भी रखना है कि विटामिन बी, बेरी रोग। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है। आप मुझे बताओ कि इटाई रोग किसके विषाक्तन से होता है, मतलब कौन सा उसके अंदर ज्यादा पाया जाता है जिसके कारण ये हमारे अंदर रोग होता है, कौन सा इटाई। आप मुझे बताइए कि इटाई रोग किसके लॉन्ग टर्म विषाक्तन से होता है। तो यहाँ पारद, निकिल, कैडमियम या सीसा, इन चारों में से आप मुझे बताओ कि इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है, ये आपको इसके बारे में बताना है। तो सीधी सी बात है कि पारा किसके दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है, कैडमियम। इटाई जो रोग है मेरे भाई किसके विषाक्तन से होता है, कैडमियम के विषाक्तन से होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा मेरे भाई सी, कि कैडमियम जिसके अंदर होता है, कैडमियम की जिस पानी में मात्रा ज्यादा होती है, इसको समझना। कैडमियम बॉडी के अंदर कैसे जाएगा, जल के द्वारा। तो जल के अंदर यदि किसकी मात्रा ज्यादा है, कैडमियम की मात्रा ज्यादा है, तो हमें कौन सा रोग हो जाएगा, इटाई रोग हमें हो जाएगा। बात क्लियर होगी। अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवांशिक रोग लिंग सहलगन है। आपको ये बताना है कि कौन सा रोग आनुवांशिक रोग लिंग सहलगन है, इनमें से आपको बताना है। नंबर 1 रॉयल हीमोफीलिया, टे सेक्स रोग, पुट्टीय तन्मीयता या हाइपरटेंशन। इन चारों में से कौन सा रोग है जो आनुवांशिक रोग लिंग सहलगन है, इन चारों में से बताना है। रॉयल हीमोफीलिया है, टे सेक्स रोग है, या पुट्टीय तन्मीयता है, या हाइपरटेंशन है। इन चारों में से बताना है कि वो कौन सा रोग है जो है रोग लिंग सिंगल रोग है। तो हम जानते हैं कि वो है रॉयल हीमोफीलिया। रॉयल हीमोफीलिया आंसर ए, इसे ही कहते हैं शाही रोग।
तो इसी में क्या होता है, ब्लड का क्लॉट नहीं बनता। चलो ठीक है। डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिकल डिसऑर्डर होता है जो है, आप मुझे बताओ कि डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक डिजीज है जो होता है, किससे होता है डाउन सिंड्रोम, इस पे बात करते हैं। नंबर 1, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। गुणसूत्रों की संरचना में देखो, एक शब्द यहां जुड़ा हुआ है संख्या और एक शब्द यहां जुड़ा हुआ है संरचना, दो शब्द है, एक संख्या है और एक संरचना है। डीएनए की संरचना में परिवर्तन के कारण या आरएनए की संरचना में परिवर्तन के, सबसे पहली तो ना तो डीएनए होता है और ना ही आरएनए, ये दोनों चीजें तो काट दो। और बेटा डाउन सिंड्रोम जो होता है इसे ट्राइसोमी के कारण होता है, किसके कारण होता है, ट्राइसोमी, किसके कारण होता है मेरे भाई, ये ट्राइसोमी के कारण होता है, बाकी और कोई कारण नहीं। और ट्राइसोमी का मतलब होता है कि संख्या में वृद्धि का होना, कि संख्या में यदि कोई वृद्धि होती है तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, ट्राइसोमी कहते हैं। संख्या में यदि कोई वृद्धि होती है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, ट्राइसोमी के नाम से जानते हैं। इस बात को आप क्लियरली ध्यान रखना, इसे किस नाम से जानते हैं दोस्तों, ट्राइसोमी के नाम से जानते हैं, मतलब संख्या में क्या हो गई मेरे भाई, वृद्धि हो गई। तो अब बात ये आती है कि डाउन जो सिंड्रोम है, एक होता है पटाउ, एक होता है एडवर्ड, एक होता है डाउन। पटाउ सिंड्रोम का मतलब है 13वें गुणसूत्र में वृद्धि, रिपीट हो गया। एडवर्ड का मतलब 18वें गुणसूत्र में, और डाउन का मतलब हो गया 21वें गुणसूत्र में वृद्धि। अगर इन गुणसूत्रों में वृद्धि होती है, ध्यान सुनना, 13, 18, 21, यदि इन गुणसूत्रों में क्या होती है दोस्तों, वृद्धि होती है, तो आप ये चीज ध्यान रख लेना, रोग हो जाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं डाउन सिंड्रोम की, मतलब हमारा क्वेश्चन का आंसर है डी। डी का मतलब हो गया, सॉरी, क्वेश्चन का डाउन सिंड्रोम, तो संख्या में परिवर्तन के कारण, मतलब क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा मेरे भाई, ए होगा। आप डायरेक्ट ध्यान रखें कि क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा होगा मेरे भाई, ए। संख्या में परिवर्तन हुआ, 21वें गुणसूत्र की संख्या में क्या हो गया दोस्तों, परिवर्तन हो गया, इसलिए ये आंसर हमारा राइट हो गया। चलो अगला क्वेश्चन, एल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। आपको ये बताना है कि एल्जाइमर जो डिजीज है, एल्जाइमर डिजीज पर आपने दोस्तों एक मूवी देखी होगी, उस मूवी का नाम है पा। पा मूवी आई थी, ए स्क्वायर, अभिषेक और अमिताभ बच्चन की। उसमें देखा होगा कि उन दोनों बाप बेटाओं का उल्टा सुल्टा रोल रहता है। अभिषेक तो फादर बनते हैं और अमिताभ वहां पर सन बनता है उनका, और अमिताभ एक बीमारी से ग्रसित रहता है और उस बीमारी का नाम है एल्जाइमर। कौन सी बीमारी है दोस्तों, एल्जाइमर रोग है। तो आप मुझे बताओ कि एल्जाइमर रोग मानव शरीर का कौन सा अंग जो है उसको बनाता है, या उसका कौन सा अंग प्रभावित होता है, बताइए। कान होता है क्या, मस्तिष्क होता है क्या, आंख होती है या पेट होता है। आप मुझे बताओ कि एल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग इफेक्टेबल है, कौन सा अंग जो है वो इफेक्टेबल है, इसके बारे में आपको बताना है, किस रोग में, एल्जाइमर रोग। ठीक है, आप मुझे बताओ एल्जाइमर में क्या होता है दोस्तों। तो एल्जाइमर रोग में दोस्तों व्यक्ति का जो मस्तिष्क है वो प्रभावित होता है। आपने पाव मूवी देखी होगी, अमिताभ बच्चन जो होता है इसमें इस से ही ग्रसित होता है। अब एल्जाइमर का क्या है, अभी रिसेंटली रिसर्च किया गया है, एल्जाइमर रोग किस जीन के कारण होता है, या जिस प्रोटीन, सॉरी, एल्जाइमर किस प्रोटीन के कारण होता है, उस प्रोटीन का लोगों ने पता लगा लिया है, वैज्ञानिकों ने, हमारे विश्व के वैज्ञानिक बहुत बड़े हैं, साइंटिस्टों ने इसका पता लगा लिया कि एल्जाइमर जो है वो किस जीन प्रोटीन के कारण हो रहा है। अब उस प्रोटीन को निकाल देंगे तो एल्जाइमर डिजीज नहीं होगी, सीधी सी बात, सिंपल कहानी है, ज्यादा इसमें उलटफेर नहीं है, सीधी सी बात है, वो उसमें अपन इंटरफेयर कर लेंगे। ठीक है मेरे भाई, ये पॉइंट क्लियर हो गया, चलो अगला बढ़ते हैं। HIV एड्स रोग नहीं फैलता। आज का अपना अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, HIV जो एड्स रोग है किसके कारण नहीं फैलता। HIV संक्रमित रक्त से, बिना उबली हुई सुई के प्रयोग से, मच्छर के काटने से, या असुरक्षित यौन संबंध से। हमें सीधा सीधा पता है कि HIV का जो वायरस है वो तरल पदार्थों के सहयोग से तो फैलेगा। तो HIV संक्रमित रक्त ये भी हो गया, असुरक्षित यौन संबंध दो होगी। अब बिना उबली हुई सुई के, अब सुई से इसलिए फैलेगा ना, हमारा किसी रोगी को चुबो दी, अब दूसरे को यूज कर ली तो उससे फैलेगा।
लेकिन एड्स जो है वो कभी भी दोस्तों किससे नहीं फैलता, मच्छर के काटने से नहीं फैलता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है मेरे भाई, सी आंसर है। कभी भी ये मच्छर के काटने से नहीं फैलता है। इस क्वेश्चन का आप डायरेक्टली ध्यान में रख लेना, सी जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। बात क्लियर हुई दोस्तों? ये आज का अपना अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। अभी मैं चलता हूँ। थैंक यू दोस्तों।